Hello everyone, welcome to lecture 1 on प्री फाउंडेशन बैच। ये हमारा प्री फाउंडेशन बैच का पहला लेक्चर है। तो हम लोग इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे, जिसमें हमारे एक शॉर्ट में पूरे के पूरे पर चैप्टर वाइज एक शॉर्ट एक चैप्टर का हमारा वीडियो होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई मीडियम से हम लोगों ने एक टॉपिक को उठाया है, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं आराम आराम से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमको एक वर्ड के बारे में जानने की जरूरत है, करंट। ये करंट क्या होता है इसके बारे में जानने की जरूरत है। करंट के बारे में कहा जाता है, करंट मीन्स नथिंग बट फ्लो ऑफ बॉडी, फ्लो ऑफ बॉडी, फ्लो ऑफ बॉडी। अब जिस बॉडी की फ्लो की बात करेंगे वह उस बॉडी का उसका करंट फॉर्मेशन होगा। यानी कि हम लोगों को अगर मान लो वाटर की फ्लो हो रही है तो उसके चलते अगर हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो वाटर करंट होगा। वैसे ही अगर हमारा वाइंड की फ्लो हो रही हो तो उसके चलते हमारा जो क्रिएशन होगा वो क्या होगा, वाइंड करंट होगा। यानी कि अगर हम लोग जो नॉर्मली अगर हम लोग बोल रहे करंट, तो करंट का मीनिंग है फ्लो ऑफ बॉडी। अगर हम लोग चार्ज की फ्लो करा दे, बेसिकली व्हेन देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज, तो वी विल सी इट एट इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि जो करंट हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं वो उसका मतलब ये नहीं है कि that is only electric current only. That can be anything, anything which is flowing, that can be current of that thing. So वो उसका करंट हो सकता है, जिस चीज की बहाव हो वह उसका करंट बन जाएगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोग जहां भी करंट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर कहीं हम करंट नाम से उस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक करंट की बातें कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये क्लास 10th के हम लोगों के टॉपिक में सबसे पहले जानते हैं चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज के बारे में देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जो कि हमारा किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से कि it is a very small particle which presents in a atom which can be either negative or positive, that is the characteristics of body. And upon this वो लाइक होंगे चार्जेस तो वो रिपल्सन शो करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन शो करेंगे। ये सब चीजें हम लोगों को देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी केसेस में थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं चीजों को। अब थोड़ा सा समझते हैं नेट चार्ज। नेट चार्ज का क्या मीनिंग है। जब हम लोग वर्ड नेट चार्ज बोल रहे हैं, नेट चार्ज, इसका मतलब हुआ, पहले चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। थोड़ा सा बात करते हैं नेट चार्ज, मतलब कि बॉडी पर हमारा कंप्लीट चार्ज कितना है, अगर हम लोग सारे चार्जेस को जोड़ दे तो वो हमारा कितना है। तो अगर हम लोगों को सिंपली अगर बात कर रहे हैं एक कूलम्ब चार्ज की, तो एक कूलम्ब चार्ज में अपने को अगर हम लोग बात करें, ये क्वांटाइजेशन इक्वेशन होती है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ई अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एन अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो अगर हम लोग Q इज इक्वल टू एन ई यूज कर ले, वेयर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई,
and upon values the substituting that value we will approximately get this value up to 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत जगह इसको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी लिखता है, एक्यूरेटली वो भी नहीं है, वो डिपेंड है हम लोग कितने डेसिमल प्लेस तक उसकी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, उस पर अपने चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने ये चार्ज के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट क्या है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। करंट के बारे में बोला जाता है कि अपना जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन ए सर्किट, अपने एक सर्किट में किस रेट से अपना नेट फ्लो हो रहा है चार्ज का, उसको हम लोगों ने कहा है करंट। उसको क्या कहा है? करंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो बेसिकली व्हेन वी आर डिनोटिंग द करंट वी से इट एज आई, एंड आई इज नथिंग बट नेट वैल्यू ऑफ करंट। और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज किस रेट से हो रहा है उसके बारे के आधार पर हम लोग इनको दिखाते हैं। तो अगर हम लोग आई की वैल्यू को निकालने को चाहें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि टोटल चार्ज अपन टोटल टाइम की बात कर रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से अपना चार्ज की फ्लो हो रही है उसकी टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए आई इक्वल टू बन जाएगी क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज एंड टी इज आवर टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल करंट। हमें क्या मिल जाएगा बाबू? टोटल करंट कितना होगा वो मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हम लोग कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, वी डिनोट इट एज ए। तो अगर 1 एम्पियर की डिफिनीशन की बात करोगे तो बेसिकली क्यू बाई टी लिख रहे हो तो 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम। कूलम की वैल्यू 1 हो जाए, चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए अपन 1 सेकेंड के बराबर, अपन 1 सेकेंड, यानी कि अपना जो नेट करंट हो 1 कूलम अपन 1 सेकेंड हो जाए। तो बेसिकली वी विल से इट एज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 सेकेंड, दैट इज अबाउट 1 करंट। यानी कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन ही कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम में किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसके चलते जो करंट प्रोड्यूस्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज की फ्लो 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए सर्किट में हो रही है तो उसके चलते जो नेट करंट आएगी वो अपने को नेट करंट बेसिकली कितने के बराबर आएगी? 1 एम्पियर के बराबर। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं आराम आराम से, समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये तो हमने बात किया चार्ज वगैरह के बारे में, कोई सर्किट वगैरह में कैसे चार्जेज हो रहे हैं, कैसे अपने करंट हैं उनके बारे में बात किया। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो हमारा करंट है उनके बारे में कि वो डायरेक्शन कैसा होगा, उनको हम लोगों का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, उनको जो मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइसेस का यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखना है। ध्यान दीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीज को आराम से समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सर्किट की बात कर रहे हैं तो अपने सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जिस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिटिवली अपने को एक हमारा फ्लो दिखता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। सो बेसिकली वी से दैट कि जो करंट की फ्लो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होती है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ऐसा इसलिए क्योंकि सेल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल इन द बैटरी। बैटरी के अंदर ये करंट इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट की फ्लो दिखाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन इन दैट वे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं केसेस को। थोड़ा सा बात करते हैं एमीटर की। एमीटर के बारे में कहा जाता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। यानी कि ये एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट।
बेसिकली चूंकि हमको सर्किट का नेट करंट फाइंड करना रहता है, इसलिए हम लोग इसका कनेक्शन सीरीज में करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, अपना ए दिखा हुआ विथ प्लस माइनस साइन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक एक चीज को, ध्यान देते चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि किस पाथ में अपना बेसिकली जो करंट है वो करंट फ्लो कर रहा है, उस पाथ को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हेन वी विल टॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, हम लोगों को हमेशा दिमाग में ये होनी चाहिए कि किस पाथ में अपना करंट फ्लो कर रहा है। That path of flow of charges or path of flow of electron, or we can say conventionally the path of flow of current, that path is known as electric circuit. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एमीटर हो गया, बल्ब हो गया, की हो गया, बैटरी हो गया, वायर हो गई। ये सब उनके रिप्रेजेंटेशन के वे हैं कि इनकी कनेक्शन करके हमारे को सर्किट बनकर निकलती है। तब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में कि द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। अपना इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस होगी तभी करंट फ्लो करेगी। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर की जो कंसेप्ट बात कर रहे हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि अपने बॉडी के बीच में करंट की फ्लो तभी पॉसिबल हो सकती है जब वहां पर अपने को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिले, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते अपने को कहीं ना कहीं करंट की फ्लो दिखे। यानी कि दो चीजें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फ्लोइंग एंड दैट इज हैपनिंग ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। वह क्यों होगा? तो अपने को बॉडी के अंदर प्रेशर में चेंजेज आएंगे, और उन प्रेशर में चेंजेज आने के चलते अपने को बेसिकली अपने को क्या दिखेगा? देयर विल बी द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर्स में अपने को डिफरेंसेस दिखेंगे। जैसे कि अगर कोई भी ट्यूब वगैरह है, वाटर की फ्लो की बात करेंगे तो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो करेगा। वैसे ही अपने करंट में भी फ्लो जो होगी वो एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। उसी चीज को हम लोग बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और उनके जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसके हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन की बात कहेंगे तो वी विल से दैट कि जो वर्क डन कैरिंग कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को लाइएगा तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ अपना वर्क होगा। कोई भी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हम तो वर्क करेंगे। तो अगर अपने को जो बातें कर रहे हैं, कोई बॉडी को लेकर चल रहे हैं, तो एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह लाने में ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर कुछ वर्क हो रहा है, तो वो जो वर्क की जो कैपेसिटी है, उस वर्क की कैपेसिटी को हमने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो अगर दो टर्मिनल के बीच के बेसिकली उस कैपेसिटी का जो डिफरेंस हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे नेट वर्क डन बाय टू बिटवीन दिस पॉइंट अपन टोटल चार्ज, क्योंकि कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी मेजर्ड इन वोल्ट। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं बाबू? वोल्ट में। तो टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज द वोल्ट। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसके बारे में देख लीजिए। जब हम 1 वोल्ट की डिफिनीशन की बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे 1 वोल्ट को डिफाइन करें, तो याद रखेंगे टू डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल we will required with doing work have been done of 1 joule and charge required for that is 1 coulomb। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, और उस 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो के चलते अगर उस सर्किट में 1 जूल का वर्क डन प्रोड्यूस हो रही है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, और उस 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो के चलते अगर 1 जूल का वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है,
तो जो पोटेंशियल डेवलप्ड होंगे वो 1 वोल्ट के बराबर होंगे, देन पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें कि 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 जूल का वर्क डन, और ये वर्क डन कितने के चलते हो, 1 कूलम चार्ज, ये दिमाग में रखना है। अब थोड़ा बात करते हैं डिवाइसेस की। तो डिवाइस जो यूज होते हैं टू मेजर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा, चूंकि ये दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसकी कनेक्शन उस दो टर्मिनल के बीच में पैरेलली करना पड़ेगा। So basically the potential difference is, or the voltmeter basically connected in parallel to measure the potential differences between the body या फिर between the circuit। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे केसेस को ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोगों को कुछ सिंबल के बारे में जानना है जो अपने को इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो some specific symbol which we are using to represent this in a electric circuit are cell. To represent cell, we use a terminal with a positive terminal followed by negative terminal. एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। बैटरी जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल की कनेक्शन हम 1 by 1 कर दें तो ये अपने को बैटरी बन जाएगी। इन द सेम वे रिप्रेजेंट द स्विच ओपन, that is or switch to be open, that is a की स्विच, एक कहेंगे बटन स्विच, दूसरा कहेंगे टैपिंग स्विच के। वही क्लोज स्विच हो सकते हैं जो अपने को ऑन पोजीशन के बारे में बताया, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। वही अगर ज्वाइंट वायर की बात की जाए तो ज्वाइंट वायर वाले केसेस कुछ ऐसे होंगे, और वही ओवरलैपिंग की केसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग व्हाइल दिस इज द केसेस ऑफ ज्वाइंट वायर। अगर हम बात करें एमीटर एंड वोल्ट मीटर की, तो एमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज कर रहे हो वोल्ट पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो इसकी सिंबल कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज ऑल अबाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बातें हुई कि अपने एक सर्किट में कैसे हम लोग सर्किट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके सिंबल कौन कौन से होंगे। अब सिंबल के बाद हम लोगों को एक लॉ के बारे में पढ़ना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को सबसे पहले जो जनक थे जिन्होंने ओम्स लॉ को दिया वो कोई और नहीं, बेसिकली सर सीमन जर्ज थे जिन्होंने ओम्स लॉ के बारे में बताया। जॉर्ज सीमन कहो या सीमन जर्ज कहो, हम लोगों को ओम्स ने लॉ जो दिया था, उन्होंने बोला कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, अगर कोई एक सर्किट है, एक पाथ है जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो आ रही है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के चलते अपने को पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आए, देयर इज ए क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो वो जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगी वो हमारा ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये अपना जो वोल्टेज होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई की। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे तो दैट इज बिकम V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस, जो अपने को रेजिस्टिंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी के बारे में बताता है। मतलब कि ये एक कोई भी करंट की जो फ्लो होगी उसको रोकने की जो बॉडी की जो टेंडेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। The SI unit of resistance we used as ohm meter. Sorry, ohm. Ohm meter for resistivity. It is only ohm. The SI unit used for the resistance, that is ohm. ओम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोगों को रेजिस्टेंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस वी यूज दिस सिंबल। अब यही रेजिस्टेंस को जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में दिखाना है
जिस डिवाइस का हेल्प करते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज रियोस्टेट टू शो वेरिएबल रेजिस्टेंस इन ए बॉडी, उसके लिए हम लोगों को ये सिंबल यूज करेंगे। तो ये कुल मिलाकर अपनी बातें हुई ओम्स लॉ की। अगर इनकी ग्राफ बनाए, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल रहे हैं, तो v इज इक्वल टू आई आर, तो इसकी जो ग्राफ बनेगी कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगी, जिसमें अगर हमारी करंट बढ़ेगी तो वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। ड्रॉबैक वगैरह भी होते हैं, तो ड्रॉबैक वगैरह हम लोग फाउंडेशन बैचेज में नहीं, जो हमारे को जरूरी काम है, जो हमारे नॉर्मल बैच चलेंगे उनके केसेस में हम लोग ड्रॉबैक वगैरह के डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और केसेस को देखते हैं, समझते हैं आराम से। ये तो बातें हुई ओम्स लॉ की। थोड़ा सा उसी में एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, 1 ओम। तो यार जब 1 ओम की बात करोगे, मतलब कि अपने को पोटेंशियल जो डेवलप हो रही हो 1 वोल्ट के बराबर, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही हो 1 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर के करंट के फ्लो के चलते जो नेट पोटेंशियल अपना डेवलप हो रहा हो, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, 1 ओम। सॉरी, 1 एम्पियर के करंट के चलते जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा हो 1 वोल्ट हो, तो उस 1 एम्पियर करंट को रोकने के लिए जो अपने को पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। वो पोटेंशियल कितने के बराबर होगी, 1 वोल्ट के बराबर होगी। जो उसको रोक सके, उस क्षमता को रोकने की बात कर रहे हैं, उनकी बातें। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एक एक चीज को आराम से देखते चलिएगा। यानी कि हम लोगों को जो डिवाइसेस वगैरह है उनकी मेजरमेंट की बात कर रहे थे, कि रेजिस्टेंस के सिंबल वगैरह, रियोस्टेट वगैरह की बातें तो कर लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पर अपने को रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बेसिकली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, यहाँ तो 3 ही फैक्टर की बातें की गई है। बेसिकली द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। वन इज इट्स लेंथ ऑफ वायर, किस कंडक्टर में अपना जो कंडक्टर का लेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कंडक्टर जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, वो मटेरियल कौन सी है जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है। मतलब कि पहला लेंथ, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा उसका नेचर ऑफ मटेरियल। एंड द फोर्थ वन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। तो अपना टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा अपना टेम्परेचर। यानी कि 4 फैक्टर पर अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब हम लोग बात करें इसको, अगर हम लोग एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहें, तो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दे, दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर दे, तो जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनली आ जाएगा L बाई ए के, लेंथ अपन एरिया के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक हम लोग कांस्टेंट जोड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग रो कहते हैं। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल की रेजिस्ट करने की टेंडेंसी को डिपेंड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट इज आवर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज शोइंग द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। थोड़ा ध्यान देंगे एक एक चीज को आराम से। तो जिस हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो थोड़ा समझना। अगर कंडक्टर की जो वायर है उसकी अगर लेंथ 1 मीटर हो और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिटी के बराबर हो, तो वो जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी दैट बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस।
and thus the SI unit become ohm meter। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना मटेरियल के लेंथ, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है, वो लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट होती है, लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमने थोड़ा सा केसेस बताया, ड्यू द केसेस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, उनके कौन कौन से वेरिएशंस हैं, कैसे उनको डिफाइन कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में देखा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हाउ दिस रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिंग टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल इज वेरिंग विथ टेम्परेचर। क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी जो मटेरियल होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक हम लोग रखते हैं मेटल, या फिर हम लोग कह सकते हो कंडक्टर, मेटल के बजाय ज्यादा अच्छा रहेगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और तुम्हारा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जो करंट की कंडक्टिंग टेंडेंसी को शो करे, सेमीकंडक्टर जो दोनों के मध्यस्थ हो, और लास्ट वाला जो हमने बोला कौन सा, इंसुलेटर, जो करंट के फ्लो को ना रिप्रेजेंट करे। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, उसके चलते कोई करंट में फ्लो वगैरह ना आए, उससे बॉडी को कहा इंसुलेटर। तो थोड़ा केसेस को वन बाय वन देखकर चलते हैं, आराम से देखते चलिएगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में, थोड़ा वेरिएशंस भी देखते हैं कि अपना जो बॉडी होगा उसकी कनेक्शन जो होगी वो अपने को भी उस चीज को रिप्रेजेंट करा पाएगी कि ये बॉडी कैसे कनेक्टेड है। उसी के आधार पर हम लोग बता पाएंगे कि वेदर दिस बॉडी विल बी, ये व्हाट टाइप ऑफ, वेयर विल द नेचर ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा बात करें कि इसकी कंडक्टिव टेंडेंसी की, तो अपन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टर के केसेस में क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है। और इन्हीं चीजों के कारण कुछ रेजिस्टिंग टेंडेंसी का चलते हम लोग बेसिकली हम लोग मिक्सर का यूज करते हैं, और मिक्सचर इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज अ एलओए। एलओए का यूज करते हैं जाकि हम लोगों को थोड़ा सा रेजिस्ट करने की टेंडेंसी दिखे, चीजें वायर वगैरह ब्रेक ना करे, अपने चीजें जो हो रेजिस्ट कर सके, एक तरह से स्थिर रह सके, स्टेबल रह सके। तो हमारा जो एलओए जो होते हैं ना, उनके एलओए जो मिक्सर होते हैं जैसे बेसिकली मेटल के, जैसे कि कांस्टेंट है जो एलओए है कॉपर और निकल का, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एलओए। तो ये जो होते हैं ना, इनके पास वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करते, इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ जाती है। और ये चूंकि हीटिंग डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाते हैं, यही रीजन है कि ये लोग को हीटिंग डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, इन सब चीजों में यूज किए जाते हैं। दीज आर ऑल द एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द अनदर टाइप ऑफ नेचर, दैट इज द केसेस ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। हाउ इज द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर अपना रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, उनके बारे में अपने को देखना है। जब रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी, उसके नेचर, उसके सिग्निफिकेंस की बातें कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देना, जो रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, उनकी केसेस कैसे है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस रेजिस्टेंस इज मेनली कनेक्टेड टू बी इन सीरीज और इन पैरेलल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल। तो हम लोग पहला केसेस देखते हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट विल हैपन। अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस अपने को अगर सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो यहां से जो भी करंट इस एंड से जाएगी वही करंट यहीं पे निकलेगी, वही करंट यहां पे निकलेगी, यानी कि पूरे सर्किट के अंदर अपना जो नेट करंट होगी वो सेम होगी। और सिंस द करंट इज सेम इन द होल सर्किट, अपना करंट पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहेगी। So basically in that case the current is going to be same, means there is a voltage drop across the resistance, let's say it is as V1, V2 and V3। तो ये जो सर्किट का यहाँ की जो पोटेंशियल होगी V, that is going to be distributed across each resistance, so V will be equal to V1 plus V2 plus V3।
यानी कि वोल्टेज जो होंगे वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को लिख रहे हो डेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो एक चीज देखो, हम लोगों को जो V को लिख रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहां से अपने को कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, इसी तरह V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2 प्लस IR2, एंड इसी तरह V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3 प्लस IR3। अगर हम लोग चाहे, ये जो हमने यूज किया दैट इज द ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। उसी तरह इसको भी लिखेंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इस सर्किट को चेंज कर दे रहे हो तो हर जगह से अपनी I कट जाएगी, और I हर जगह से कट कर लास्ट में अपने को रिजल्ट बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने तो तीन ही रेजिस्टेंस का केसेस लिया, आप चाहे अगर n रेजिस्टेंसेस होंगे तो इसी तरह की कनेक्टिविटी होती चली जाएगी, और ये बन जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन टिल Rn। ये n रेजिस्टेंस तक की ऐसे ही अपने को सीरीज बनती हुई दिखेगी, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और केसेस को देखते हैं, एक एक चीज को आराम से देखते चलिएगा। जब हम पैरेलल कनेक्शन की बातें करेंगे तो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, यहां पर बेसिकली यहां की जो टर्मिनल है, that terminal is, since this wire is ideal, so there is no voltage drop। तो यहां से यहां के टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल जो होगी वो सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू V। यहां वोल्टेज अपना सेम रहने वाली। सो होगा क्या, तो पूरे के पूरे सर्किट में अपना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो बेसिकली जो करंट यहां से आ रही होगी वो करंट इक्विवेलेंट मात्रा में हर जगह अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो बेसिकली नेट करंट I net become equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हमने 3 को लिया है तो 3 तक ही दिखाते हैं, आप n लेंगे तो IN तक जाइएगा प्लस I3। अब हम लोग ओम्स लॉ यहां पर भी लगा सकते हैं। जब ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये वैल्यूज को लिखेंगे V बाई आर इक्विवेलेंट, that become equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3, R2 plus V by R3। मतलब R इक्विवेलेंट को लिख दिया V by R1 plus V by R2 plus V by R3। हर जगह से V को बाहर निकाल लिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो अपना जो नेट रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 1 by R इक्विवेलेंट, वो अपना चेंज आउट होकर बन जाएगा, that will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R1 plus 1 by R2 and plus 1 by R3। यानी कि रेसिप्रोकल का सम करके हम लोगों को नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि we required to do the reciprocal of the complete resistance and then we have to find the net equivalent resistance। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और फिर अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल पाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, केसेस को देखते हैं आराम से। थोड़ा सा हम लोग केसेस की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सीरीज कनेक्शन होती है उसकी क्या थोड़ा सा डिमेरिट आ जाती है कि जनरली हम लोग सीरीज कनेक्शन करने से बचते हैं। What is the cause behind which we did not want to go for series connection in a circuit? जब हम लोग सीरीज कनेक्शन की बातें कर रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन से बचने की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि अपने को देयर इज ए चांसेस ऑफ
द फेल्यूर ऑफ सर्किट। मान लो एक जगह कहीं कनेक्शन एरर आ, कहीं ब्रेक हो गई, तो एक जगह के ब्रेक होने के चलते और पूरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वहां सीरीज कनेक्टिविटी है और इसलिए पूरे जगह की वर्किंग रुक जाती है। इसीलिए हम लोगों को सीरीज कनेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा कनेक्टिविटी नेचर क्या हो सकती है कि हो सकता है किसी बॉडी के लिए करंट की मात्रा कम चाहिए, पावर कम हो, किसी बॉडी के लिए अपने को बेसिकली रेजिस्टेंस कम हो, किसी बॉडी के रेजिस्टेंस ज्यादा हो। अब रेजिस्टेंस किसी का कम किसी का ज्यादा, और सीरीज कनेक्शन कर दिए। सीरीज कनेक्शन में तो सेम अमाउंट ऑफ करंट आएगी। अब वो सेम अमाउंट पर आ रही है तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगा, माइट बीइंग चांसेस कि वो तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए, वो खत्म हो जाए ड्यू टू दैट। तो यहां पर जैसे कि बल्ब और हीटर की बात कर रहे हो कि सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ने पर अपने को वेरिएशंस आ सकते हैं और अपने काम्स में बाधाएं पड़ सकती हैं। और इसी सब से ओवरकम होने के लिए वी बेसिकली यूज द पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट इन ए बॉडी। हम लोग बेसिकली पैरेलल कनेक्शन की बात कर लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन की देखते हैं। Now we will move to the next topic or the last topic in this chapter, that is about heating effect of electric current. हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करनी है, कैसे अपना इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग केसेस के बारे में, वेरिएशंस कैसे होते हैं उनके बारे में देखना है। देखिएगा, जो हीटिंग जो इफेक्ट जो दिखती है, होता क्या है कि अपनी कोई जो बैटरी और सेल होती है उसके अंदर अपने को केमिकल रिएक्शंस दिखते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के चलते अपने को वहां पर पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट होती है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते देयर इज ए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां अपना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आती है और यहां पर इस मूवमेंट को बचाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपने को सोर्स को क्या करना पड़ता है कि उसको अपने एनर्जी को रेगुलरली एक्सपेंड करना पड़ता है। बेसिकली दिस सोर्स हैज टू रेगुलरली एक्सपेंड इट्स एनर्जी। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है कि कुछ पार्ट्स से एनर्जी के कंज्यूम हो जाते हैं वर्क में, जबकि कुछ पार्ट जो होते हैं हीट वगैरह के रूप में निकल जाते हैं। कुछ पार्ट कंज्यूम होंगे, कुछ पार्ट हीट के रूप में निकल जाएंगे। जो हीट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के दौरान उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ आयरन टोस्टर, हीटर वगैरह में हम लोगों को यूज कर लेते हैं दीज हीट्स को, जो हीट्स हमारे स्केप हुए आउट आए, बाहर निकले, उनको वी कैन यूज दैट हीट। थोड़ा सा हम लोग केसेस के बारे में, एक एक चीज के वेरिएशंस के बारे में देखते हैं। लेट्स सी द अनदर एक्सप्रेशन, अनदर केसेस। पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, पहले हीट से पहले हम लोग डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि वी राइट द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, जो पीछे क्लासेस में बताया आप। अगर हम लोग यहां पर वर्क डन बाय चार्ज कह रहे हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q इंटू बी। एक चीज और जानते हैं कि पावर जो होता है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जब रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल रहे हैं मतलब वर्क डन बाय टाइम, तो यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी क्यू बी बाई टी। और एक चीज मैंने बताया था सबसे स्टार्ट में, आई इज कल टू क्यू बाई टी। तो इस वैल्यूज को अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, आई इज कल टू क्यू बाई टी, वी विल गेट पी इज कल टू बी टाइम्स ऑफ आई। अपने को जो वैल्यू आएगी पावर की वो अपने को मिलेगी पावर इज कल टू बी टाइम्स ऑफ आई। थोड़ा केसेस को और समझते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान देंगे। तो ये जो पावर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v टाइम्स ऑफ आई। तो अगर हम लोग को हीट सप्लाइड की बात कर जाए तो हीट सप्लाइड के लिए पावर टाइम्स टाइम करना पड़ेगा और पावर की वैल्यू आई है v टाइम्स ऑफ आई। ये पावर की वैल्यू बन जाएगी वी आई टी। अगर हम लोग ओम्स लॉ लगा दे, ओम्स लॉ को लगा दे तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू आई आर, और पावर जो हम लोग हीट लिख रहे हैं, हीट की वैल्यू लिख रहे हैं h इक्वल टू वी आई टी।
तो इसके हम लोग यहाँ अगर पुट कर दे V की वैल्यू, तो H की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर टाइम्स ऑफ RT। उसी तरह अगर हम लोग जैसे हमने I को V को एलिमिनेट किया, वैसे ही अगर I को एलिमिनेट कर दो तो ये वैल्यू बनेगी V बाई R, तो वहां से अपने को H की वैल्यू कम से आएगी, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर ऑफ बाई R टाइम्स ऑफ T। अब थोड़ा चीजों को समझिएगा, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा ना H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको कहा गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब है कि जो अपना जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो अपने को करंट या फिर सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट के, स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ करंट के जो हीट प्रोड्यूस्ड, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थोड़ा सा पावर का भी कंसेप्ट को मैं यहीं पर बता दूं अनदर फॉर्म को, अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दे तो पावर भी मिल जाएगी। तो वी विल गेट द अनदर फॉर्म ऑफ पावर एज V स्क्वायर बाई R एंड ऑल्सो इक्वल टू I स्क्वायर R। एक सर्किट के अंदर अपने को पावर की वैल्यू ये आ जाए। थोड़ा सा केसेस को देखते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस जो है, एक आयरन टोस्टर वाला केस, यूज्ड इन आयरन टोस्टर ओवन और हीटर के केस में। ऑल्सो हमने बल्ब वाला केसेस भी बताया कि फिलामेंट वगैरह के केसेस में ऑक्सीडाइजिंग वगैरह नेचर वगैरह के चलते। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अपना जो फ्यूज के जो वायर जो होते हैं वो पतले रखे जाते हैं, ताकि अपना कोई भी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, अगर करंट फ्लो करे तो तुरंत वो फ्यूज का जो वायर है वो गल जाए, और उसके गलने के चलते अपने को करंट के इफेक्ट कोई ना पड़े, कुछ भी हमारे करंट पर इफेक्ट ना पड़े, और इसके चलते अपने को जो नेट सर्किट की जो करंट है वो अपना मेंटेन रहे। बेसिकली द नेट सर्किट करंट इज टू बी मेंटेन, वो मेंटेन रहे। इसीलिए हम लोग इनके केसेस के बारे में देखते हैं, द नेट वैल्यूज ऑफ करंट टू बी मेंटेन्ड ऑफ, ये करंट की वैल्यू जो हो मेंटेन रहेगा, ये हम लोगों की बातें कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। तो अगर हम लोग एक अप्लायंस के रूप में यूज कर ले कि कौन सी फ्यूजेस को यूज करना हमारे लिए लाभदायक होगा, कौन नहीं होगा, उनको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास जो अवेलेबल फ्यूज है वो 1 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की है, 3 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की है, 10 एम्पियर। और अपने को एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे कि एक सर्किट है जिसकी अपनी की पावर कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है वो 1 किलोवाट है, और पावर जो उसकी इलेक्ट्रिक वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। तो किस फ्यूज की यूज करेंगे? तो हम लोग पावर इक्वल टू V इंटू आई यूज करके हमने वैल्यू ऑफ आई निकाल दिया। अब देखो वैल्यू ऑफ आई हमारी आई है 4.54 एम्पियर। अगर हम लोग गलती से अगर इन फ्यूजेज का यूज कर ले तो वो वायर अपनी बिगर बल्ब को जले पहले ही फ्यूज की वायर जल जाएगी, तो कोई फायदा ही नहीं आएगी। अगर 10 एम्पियर की यूज कर ले रहे हो, देयर माइट बीइंग चांसेस कि अपनी करंट अगर उस 6-7 एम्पियर की आए और ये बल्ब ही भड़क जाए, ये इलेक्ट्रिक वायरन ही जल जाए, वही शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए। तो बेसिकली देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वी कैन गो फॉर 5 एम्पियर, कि अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा में करंट होगी तो वो बल्ब की जो वायर होगी, जो फ्यूज होगी, वो टूट जाएगी। दैट इज द वे वी आर गोइंग टू यूज आवर फ्यूजेस। अपने को थोड़ा सा केसेस के बारे में देखते हैं, और केसेस के बारे में देखते हैं। जो अपने को लास्ट कंसेप्ट है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कमर्शियल रूप में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज किए जाते हैं, उनकी जो एनर्जी जो होते हैं हम लोग बेसिकली किलो वाट आवर में यूज करते हैं, या फिर वाट सेकेंड और जूल के रूप में नॉर्मल होती है। लेकिन हम लोगों का जो जनरल होती है वो किलो वाट आवर होता है। जब किलो वाट आवर बोल रहे हो मतलब कि एनर्जी इक्वल टू 1 किलो वाट टाइम्स 1 आवर, और 1 किलो वाट में 1000 वाट होती है, और 1 आवर्स में 3600 जूल। तो वी विल गेट द नेट पावर कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अपने को नेट पावर जो कंज्यूम होगा वो अपने को बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर
6 जूल के बराबर। So net power consumed during that process that will be equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. अगर पावर की कंजम्पशन इतनी की हो रही है 3.6 into 10 to the power 6 का, तो हम लोगों का नेट पावर 1 किलोवाट के बीच में अगर हम लोग बोले 1 किलोवाट आवर, that means 3.6 into 10 to the power 6 joule. अनदर यूनिट जो हमको रिक्वायर्ड है, एक और रूप हम लोग जो पावर के लिए जो एंशिएंटली पहले यूज करते थे, दैट इज 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 1 हॉर्स पावर दैट इज इन राइटिंग इट एज 1 हॉर्स पावर 1 एचपी दैट इज इक्वल टू होगा हमारा 746 वाट के बराबर। ये अपनी वैल्यू होगी 6746 वाट के, दैट इज इक्वल टू 1 वाट, 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर। तो आज की क्लासेस को हम लोग यही बाइंड अप करते हैं, 1 सेट 1 वीडियो, ये 1 लेक्चर, ये प्री फाउंडेशन का यही होगा। यानी कि हम लोग 9th और 10th का लेक्चर पहले पूरे 10th की सीरीज डाल दूंगा, फिर आपको 9th की। कुछ दिनों में गैजेट की वेट में कर रहा हूं ताकि हम लोग जो नॉर्मल 11th और 12th की जो मटेरियल्स है उसको गैजेट के थ्रू हम लोग डाल सके। कुछ गैजेट्स वगैरह की वेटिंग कर रहे हैं, आ जाएगी तो उसकी भी रेडियोस हम लोगों को लेक्चर को रेगुलेट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों का जब तक वो हम लोगों का शुरुआत के जो लगातार पिछले 1 माह के जो ड्यूरेशन होंगे उसमें हम लोग प्री फाउंडेशन के पर डे 1 लेक्चर डाला करूंगा। इस तरह से 15 दूना 30 दिनों में हमारे 15-16 चैप्टर है, पूरे के पूरे लेक्चर अपने को क्रिएटेड मिल जाएंगे। आप लोग उसका यूटिलाइज कीजिए, देखिए। आज की क्लास को यही रखते हैं। ओके, थैंक यू।